मैं शुरू करता हूं रसगुल्ला आर्मी जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो कहानी शुरू करते हैं आज की मेरी रसगुल्ला आर्मी। बड़ा ही बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर होने वाला है, जल्दी से आ जाओ। हम कहानी शुरू करने वाले हैं, आपके साथ बात करने वाले हैं। वो बात करने वाले हैं टेस्टिस के बारे में, जिसको अपन बोल के चलते हैं वृषण। हम बात करने वाले हैं टेस्टिस के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं वृषण। जल्दी से आ जाओ सारे लोग, जल्दी से। विकास जी ये चेंज करके दो यार, ये टूटा हुआ ही रख देते हो। मैं दे देता हूं भाई, थैंक यू। यस, देखिएगा अपन बात करने वाले हैं वृषण के बारे में, टेस्टिस के बारे में। यस, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। बड़ा प्यारा, खूबसूरत सा, बवंडर सा कॉन्सेप्ट अपने पास है। यस, सबसे पहला सवाल पूछेगा कि सर आप ये बताइए कि नर जो था, मेल जो था, उस मेल में वृषण कितने होते हैं। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे कि जब भी मेल के बारे में बात करोगे, नर के शरीर में बात करोगे, तो मेल में वृषण जो होते हैं उनकी संख्या होती है 2। मतलब टोटल मिला के ये वृषण जो होते हैं वो होते हैं 1 पेयर। पूछेगा बताओ वृषण की उत्पत्ति किससे होती है। तो याद रखना इनकी उत्पत्ति जो है वो उत्पत्ति होती है मीजोडर्म से। इसलिए हमने बोला मीजोडर्मल। अब कहानी को बड़े ध्यान से देखना। सवाल पूछेगा कि सर आपने बोला कि वृषण जो है वो वृषण कोश में स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि वृषण कोश में स्थित होते हैं। लेकिन आप ये बताओ क्या इन वृषण का निर्माण भी वृषण कोश में होता है। तो मैं कहूंगा नहीं, वृषण का निर्माण वृषण कोश में नहीं होता, ये वृषण कोश के अंदर बनने के बाद जाते हैं। तो बताओ इनका निर्माण कहां पे होता है और कब ये वृषण कोश में जाते हैं। मैं इस बड़े प्यारे से खूबसूरत से सवाल का आपको जवाब देता हूं। आर यू रेडी? जल्दी बोलो, आर यू रेडी? मैं इस बड़े प्यारे से खूबसूरत से सवाल का आपको जवाब देता हूं। आर यू रेडी? जल्दी बोलो। यस बोला, हाँ जी सर, रसगुल्ला आर्मी एकदम रेडी है, आप जवाब दीजिए। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे हमने बोला, मान लीजिए आप अपने पास ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, हमने बोला ये भाग अपने पास उदर गुहा है। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। हमने बोला ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है मेरे लाडले, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग कुछ और नहीं, ये भाग अपने पास यहां पे उपस्थित उदर गुहा है। बोला सर ठीक है। तो ये जो भाग जो है ये है उदर गुहा, और हमने आपको पहले ही बताया था कि इस उदर गुहा के बाहर ये पाउच जैसी संरचना लटकी हुई है। ये जो पाउच जैसी संरचना यहां पे आपको लटकी हुई दिखाई दे रही है, इस पाउच जैसी संरचना को ही हमने बोला था वृषण कोश। तो याद रखना ये मेरे पास क्या है, हमने बोला ये वाला जो भाग है ये मेरे पास है उदर गुहा, और ये जो पाउच समान संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको अपन बोल के चलते हैं मेरे बच्चे वृषण कोश। इसको अपन बोल के चलते हैं वृषण कोश, इसको अपन बोल के चलते हैं वृषण कोश। बोला गुरुजी ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, ये उदर गुहा जो है, इस उदर गुहा में यहां पर आप देखोगे तो ये अपने पास इस उदर गुहा में स्थित किडनी है। ये देखो, ये जो अपने पास है ये अपने पास उदर गुहा में स्थित किडनी है, ये लेफ्ट वाली किडनी। और हमने बोला ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है, ये अपने पास है, ये लीजिए। हमने बोला ये राइट वाली किडनी और ये लेफ्ट वाली किडनी। बोला सर ठीक है। तो ये जो हमें दिखाई दे रही है ये मेरे पास यहां पे स्थित किडनी है। ये लो, ये मेरे पास जो दिखाई दे रही है ये यहां पे स्थित किडनी है। ये लो। अब बड़े ध्यान से देखना, आपको ये खाली जगह यहां पर दिखाई दे रही होगी,
ये जो खाली जगह, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है जो इस उदर गुहा को इस वृषण कोष से जोड़ता है। ये वो रास्ता है जो उदर गुहा को वृषण कोष से जोड़ता है। इस रास्ते को बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। इसी को बोलते हैं इंगुइनल कैनाल, इंगुइनल कैनाल। तो जब भी कोई कहे बताओ इंगुइनल कैनाल क्या है, तो हमने बोला इंगुइनल कैनाल जो है वो क्या है? हमने बोला इंगुइनल कैनाल वो रास्ता है जो इस उदर गुहा को इस वृषण कोष से जोड़ता है। तो जब भी बोले इंगुइनल कैनाल क्या करता है, तो हमने बोला ये उदर गुहा को, ये उदर गुहा को वृषण कोष से, वृषण कोष से जोड़ता है। हमने बोला ये वो रास्ता है जो उदर गुहा को किससे जोड़ता है? वृषण कोष से जोड़ता है। उदर गुहा को वृषण कोष से जोड़ने वाला रास्ता है। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमसे सवाल पूछा जाएगा कि सर आप हमें यह बताओ कि यहां पर अगर कोई पूछे वृषण, तो वृषण कहां होते हैं? बेटा भ्रूणीय अवस्था में, याद रखना, भ्रूणीय अवस्था में वृषण का निर्माण जो है, वो वृषण का निर्माण इस किडनी के समीप होता है। यस, हमने बोला भ्रूणीय अवस्था में ये वृषण जो था, इस वृषण का निर्माण कहां हुआ? इस वृषण का निर्माण किडनी के समीप होता है। किडनी के समीप दो वृषण बने, ये लीजिए। तो जब भी बोले बताओ क्या वृषण जो है वो वृषण कोष में बनते हैं, आप कहोगे नहीं, वृषण कभी भी वृषण कोष में नहीं बनते। वृषण का निर्माण तो मीजोडर्म से होता है, उदर गुहा के अंदर किडनी के समीप वृषण का निर्माण होता है। और फिर क्या हुआ? हमने बोला जब बच्चा जो था मां के गर्भ में, भ्रूण जो था, जब वो 7 महीने का हो गया, तो मैंने बोला जब महिला की प्रेगनेंसी का 7वां महीना था, कौन सा महीना था? 7वां महीना था। तो उस 7वें महीने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये वृषण जो यहां पर बने थे, ये वृषण जो यहां पर बने थे, ये धीरे 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 इस इंगुइनल कैनाल से होते हुए, इस इंगुइनल कैनाल से होते हुए कहां आ गए? इस वृषण कोष में आ गए। ये वृषण जो थे ये इस इंगुइनल कैनाल से होते हुए कहां आ गए? वृषण कोष में आ गए। वो गाना सुना है ना कि जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलियां जाना। तो हमने बोला कि जब प्रेगनेंसी का 7वां महीना था, भ्रूण 7 महीने का हो गया था, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्रिया की वजह से ये वृषण जो थे ये इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए यहां पे पहुंच गए, इस वृषण कोष में पहुंच गए। पूछेगा सर ठीक है, सर ये वृषण जब इस वृषण कोष में पहुंचे तो अब क्या कहानी थी? बड़े ध्यान से देखना बेटे, ये वृषण कोष में पहुंचे तो यहां पे कहानी अपने पास ऐसी थी मेरे लाडले कि ये देखो, ये संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। यस, देखो ये संरचना जो है ये आपको दिखाई दे रही होगी। बोला हाँ सर बिल्कुल ये संरचना हमें दिखाई दे रही है। ये लो, हमने बोला ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये संरचना वो थी जो इस वृषण को उदर गुहा की पृष्ठ सतह पे जोड़ती है। इसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। इस संरचना को क्या बोलते हैं? हमने बोला ये नीले रंग की जो संरचना है इसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। इस संरचना को बोलते स्पर्मेटिक कोड। ये स्पर्मेटिक कोड क्या काम करता है? ये इस इंगुइनल कैनाल वाली भाग से होता हुआ कहां गया? उदर गुहा पे गया, और उदर गुहा पे जाके श्रोणी भाग से, हमने बोला श्रोणी की पृष्ठ सतह से जोड़ता है। तो हमने बोला ये स्पर्मेटिक कोड क्या काम करता है? ये वृषण को श्रोणी की पृष्ठ सतह से जोड़ता है, श्रोणी की पृष्ठ सतह से जोड़ता है। तो हमने बोला स्पर्मेटिक कोड क्या काम करता है? हमने बोला ये वृषण को श्रोणी भित्ति की पृष्ठ सतह से जोड़ता है, सतह से
जोड़ता है। कौन जोड़ता है? ये स्पर्मेटिकोड जोड़ता है। बड़े ध्यान से देखना, इस वृषण का ये जो टेस्टिस था, इस टेस्टिस के नीचे वाले हिस्से का क्या हुआ? हमने बोला ये टेस्टिस का ये जो नीचे वाला भाग था, ये एक पतली सी झिल्ली के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। ये एक पतली सी झिल्ली के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। ये पतली सी झिल्ली जिसके द्वारा टेस्टिस का निचला भाग वृषण कोष की भित्ति से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं गुबर्नेक्युलम। इसको अपन बोल के चलते हैं गुबर्नेक्युलम। तो जब भी कोई कहे गुबर्नेक्युलम क्या है, तो मैं कहूंगा गुबर्नेकुलम वो पतली झिल्ली है जो वृषण को, टेस्टिस को वृषण कोष की भित्ति से जोड़ती है, वृषण कोष की भित्ति से जोड़ती है। अब बच्चे के दिमाग में एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है? गुरुदेव आप एक बात बताओ। हमने कहा पूछ मेरे लाडले। यार वृषण जो था ये इस इंगुइनल कैनाल से होता हुआ उदर गुहा से वृषण कोष में आया। बोलो आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया? यस जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया? यस। आया कि नहीं आया? यस। बोला हाँ सर आया। जब आया तो कहीं ऐसा नहीं है कि वृषण अंदर चला जाए, ये दोबारा क्यों नहीं जा पाया? दोबारा क्यों नहीं जा पाया? आते ही वापस चला जाता ना बेटा, उसकी वजह थी। ये बेचारा आया लेकिन आके जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये इंगुइनल कैनाल वाला जो भाग था, इसमें कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे जो थे, तंतु वगैरह इकट्ठे हुए और इस इंगुइनल कैनाल को पूरी को क्या कर दिया? इस भाग को ब्लॉक कर दिया। केवल इतना सा भाग बचा जिसमें से ये स्पर्मेटिक कोड निकल सकता था। बाकी ये पूरे का पूरा भाग जो था ये क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। ये पूरे का पूरा भाग जो था, ये पूरे का पूरा भाग क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना कि वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में आ तो गए, लेकिन वापस क्यों ना गए? क्यों ना जा पाए? तो मैं कह दूं कि जिन गलियों से, जिन रास्तों से ये होकर आए थे, वो रास्ते बाद में क्या हो गए? ब्लॉक हो गए। तो वापस जा नहीं पाए, वापस जा नहीं पाए। तो कहने का मतलब अगर एक बच्चे में जन्म के बाद भी देखोगे तो जन्म के बाद वृषण कहां पे आ गए हैं? वो वृषण कोष में आ गए हैं। और ये रास्ता जो था, ये रास्ता अब ब्लॉक हो चुका है। वृषण चाह कर भी वापस नहीं जा सकते। और दूसरी बात, उनका निचले वाला सिरा गुबर्नेक्युलम के द्वारा वृषण कोष की भित्ति से जुड़ा हुआ है, वृषण कोष की भित्ति से जुड़ा हुआ है। बोला साहब ठीक है। क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या इतनी सी बात एकदम क्लियर है? क्या इतनी सी बात एकदम क्लियर है? फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग जबरदस्त बात बताऊंगा। यस यस बोला हां। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कोई ये कहे कि वृषण का निर्माण क्या वृषण कोष में होता है? तो बताओ ये बात सही है कि गलत है? क्या वृषण कोष में वृषण का निर्माण होता है? ये बात सही है कि गलत है? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ। यस जल्दी बताओ। बोला गलत बात है सर, गलत बात है। वृषण जो है वो यहां स्थित होते हैं, लेकिन उनका निर्माण कहां होता है? उदर गुहा के अंदर, किडनी के समीप होता है। तो पहले मैं ये बात लिख देता हूं यहां पे कि वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। वृषण कोष में स्थित होते हैं। बोला साहब ठीक बात है, लेकिन वृषण का निर्माण वृषण कोष में नहीं होता। वो कहां पर होता है? उदर गुहा में। हमने बोला कि वृषण का निर्माण
वृषण का निर्माण उदर गुहा में, वृषण का निर्माण उदर गुहा में किडनी के समीप होता है, उदर गुहा में किडनी के समीप होता है। तो जब भी बोले कि बताओ वृषण का निर्माण कहां पर होता है, तो सीधा जवाब आपका निकल के आना चाहिए कि सर वृषण का निर्माण तो उदर गुहा के अंदर होता है। किसके समीप रे मेरे लाडले? आपका जवाब होगा गुरुजी किडनी के समीप, उदर गुहा के अंदर होता है। किसके समीप रे मेरे लाडले? हमने बोला किडनी के समीप, हमने बोला किडनी के समीप, हमने बोला किडनी के समीप होता है। यस, चले अब पूछेगा कि वृषण जो था उसका निर्माण तो उदर गुहा के अंदर हुआ, किडनी के समीप, फिर ये कहां पर चले गए? हमने बोला कि फिर ये वृषण यहां से निकल के कहां चले गए? हमने बोला कि ये वृषण यहां से निकल के फिर कहां चले गए? ये वृषण यहां से निकल के वृषण कोष में चले गए। कब? प्रेगनेंसी के 7वें महीने में। कौन से हार्मोन की वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो हमने बोला कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में कब? कौन से हार्मोन की? हमने बोला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्रिया के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्रिया के कारण ये कहां चले गए? कहां चले गए? हमने बोला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्रिया के कारण ये कहां चले गए? हमने बोला भैया ये चले गए, वो कहां पर? हमने बोला वृषण जो थे वो उदर गुहा से, वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में, उदर गुहा से वृषण कोष में चले जाते हैं। वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में चले जाते हैं, वृषण कोष में चले जाते हैं, वृषण कोष में चले जाते हैं, वृषण कोष में चले जाते हैं। यस, जल्दी से मेरे लाडलो पहले इतनी बात नोट कर लो, इतनी बात नोट कर लो, इतनी बात नोट कर लो, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। यस, 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 अभी थोड़ी देर में बताएंगे मेरे लाडलो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, ये पूरी कहानी बताएंगे। अरे दिल थाम के तो बैठिए मेरे जनाब। यस, बताएंगे। यस, कहां पे होता है, कैसे होता है, थोड़ी देर में बताएंगे। यस, यस, जल्दी बोलो। अब देखना, हमने इस डायग्राम से जो बात निकली, कंक्लूजन निकला, वो अभी तक का डिस्कस कर लिया। अब कहानी बताते हैं, कहानी बताते हैं। सर आप एक बात बताओ, ये स्पर्मेटिक कोड है, हां इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक रज्जू। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक रज्जू। ये रस्सी जैसा दिखाई देने वाली संरचना जो रज्जू है, ये रज्जू क्या काम कर रहा है? इस टेस्टिस को उदर गुहा के अंदर ले जाके श्रोणि भित्ति की पृष्ठ सतह से जोड़ने का काम कर रहा है। बोला हां। अब गुरुजी अगर मैं इस स्पर्मेटिक कोड का छोटा सा टुकड़ा काटूं और उस छोटे से टुकड़े को काट के और फिर मैं लैब में अध्ययन करके देखूं, तो बताओ ना उस छोटे से टुकड़े में क्या क्या है। बेटा इस स्पर्मेटिक कोड का अगर छोटा सा टुकड़ा काटे और उस टुकड़े का अध्ययन करें, तो हमने क्या देखा? उसके अंदर पेशी पाई जाती है। हमने बोला कि इसमें
क्रीमेस्टर पेशी, तंत्रिका, रक्तवाहिनी, शुक्रवाहक, एटसेट्रा पाई जाती है। ये सारी की सारी कहां पर पाई जाती है? हमने बोला ये सारी की सारी चीज जो है ये स्पर्मेटिक कोड के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब अगर अंदर से शरीर से रक्त आएगा इस वृषण में तो कौन लेके कहां से होके आएगा? रक्तवाहिनी से। और वो रक्तवाहिनी कौन से रास्ते से होती हुई आएगी? स्पर्मेटिक कोड से। अगर शरीर से कोई तंत्रिका यहां तक पहुंच रही है तो वो किस में से होके गुजरेगी? स्पर्मेटिक कोड से। अगर यहां से इसमें बनने वाले शुक्राणु ये इधर से होते हुए कहां जाएंगे? अंदर जाएंगे। तो हमने बोला कि अगर शुक्राणु जो थे वो शुक्राणु अंदर की साइड जाएंगे तो कहां से होके जाएंगे? शुक्रवाहक से होते हुए जाएंगे। और ये शुक्रवाहक भी कहां पर है? ये शुक्रवाहक भी मेरे पास इस स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक रज्जु में है। बोला सर ठीक है। सर एक बात और बताओ। हमने कहा पूछ मेरे लाडले। गुरुदेव आपने हमें बताया कि ये इस स्पर्मेटिक कोड नाम की जो ये संरचना है, इस स्पर्मेटिक कोड नाम की संरचना में ये क्रीमेस्टर पेशी पाई जाती है, मसल पाई जाती है। हमने कहा हां, मान लीजिए आप कि अपने पास ये जो दिखाई दे रही है ये क्रीमेस्टर पेशी है। आप मान लीजिए आपको ये जो दिखाई दे रही है ये अपने पास क्रीमेस्टर पेशी है। ये लो, ये मेरे पास यहां पे पाई जाने वाली क्रीमेस्टर पेशी है। बोला साहब ठीक है, ये क्रीमेस्टर पेशी है। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हमने एक चीज और भी नोट करी। क्या नोट करा? हमने ये नोट करा कि ये वृषण कोश की जो भित्ति है, इस वृषण कोश की भित्ति से भी संबंधित होती है एक प्रकार की पेशी। आप मान लीजिए ये गुलाबी रंग की जो आपको दिखाई दे रही है, ये गुलाबी रंग वाली एक पेशी है जो कि इस वृषण कोश की भित्ति से संबंधित है। बोला यस सर, यस सर। इस पेशी का क्या नाम है? हमने बोला ये जो गुलाबी रंग की पेशी आपको दिखाई दे रही है जो कि वृषण कोश की भित्ति से संबंधित है, इस पेशी का नाम है डॉर्टोस मसल। डॉर्टोस पेशी। तो अपने पास दो प्रकार की पेशी है। एक पेशी का नाम क्रीमेस्टर मसल और दूसरी का नाम डॉर्टोस मसल, दूसरी का नाम डॉर्टोस मसल। तो दो प्रकार की पेशी है। एक का नाम है क्रीमेस्टर मसल। तो क्रीमेस्टर मसल किस में मिलती है? इस स्पर्मेटिक कोड से संबंधित है। दूसरी है डॉर्टोस पेशी, वो किससे संबंधित है? वो इस वृषण कोश की भित्ति से संबंधित है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने ये कहा था कहीं पे कि वृषण कोश का तापमान हमेशा 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 इस शरीर के उदर गुहा के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कितना कम होता है? उदर गुहा की तुलना में वृषण कोश का तापमान 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। क्या तुम्हें याद है? जल्दी बोलो, क्या तुम्हें याद है? यस, क्या तुम्हें याद है? यस, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? यस। बोला हाँ गुरुजी याद है। तो अब कौन था जो हर हाल में, हर समय इस वृषण कोश के तापमान को उदर गुहा के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम बनाए रखता था? अब बड़े ध्यान से देखना होता क्या था। एग्जैक्टली में ये दोनों की दोनों पेशियां है ना, ये ही वृषण कोश के तापमान को मेंटेन रखने का काम करती। कैसे? आप मान लीजिए अपने पास, मान लीजिए आपको यहां पर ये रिमोट दिखाई दे रहा है। यस,
यहां पे ये रिमोट दिखाई दे रहा है, ये रिमोट अपने पास मान लीजिए पेनिस है, तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम में जो वृषण कोष है वो बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं और बिल्कुल पेनिस के साथ में बिल्कुल पास में जाके चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में वातावरण का तापमान क्या है, कम, तो उसे गर्मी चाहिए, इसलिए वो बिल्कुल पेनिस के पास जाके चिपक गए ताकि उदर गुहा से गर्मी ले सके। लेकिन गर्मियों के टाइम में जब वातावरण का तापमान बहुत ज्यादा होता है तो ये मेरे पास जो है ये पेनिस से नीचे बिल्कुल ढीले ढाले होकर लटके हुए होते हैं। तो सर्दियों में वृषण कोष बहुत छोटे से हो जाते हैं, बिल्कुल झुर्रीदार हो जाते हैं, व्रिंकल्ड हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में इनकी झिल्ली बहुत पतली हो जाती है और ये नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। तो कौन तो ऐसा था जो सर्दियों में इनको छोटा और झुर्रीदार बना रहा था? ये दोनों पेशियां। कौन ऐसा था जो गर्मियों में इन्हें लंबा और पतला बनाने का काम कर रहा था? हमने बोला वो ये पेशियां कर रही थी, ये पेशियां कर रही थी, ये पेशियां कर रही थी। तो मैंने बोला कि ये दोनों की दोनों पेशियां क्या काम करती है? तो मैं कह दूं कि ये दोनों की दोनों पेशियां वृषण कोष के तापमान को मेंटेन रखने में सहायता करती है। ये दोनों की दोनों पेशियां क्या काम करती है? वृषण कोष के तापमान को मेंटेन रखने में, नियंत्रण करने में सहायता करती है। तो मैंने बोला ये पेशियां वृषण कोष के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती है। सहायक होती है, यस। इतनी सी बात को नोट कर लीजिए, 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 यस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब भी कोई पूछे बताओ कौन सी ऐसी पेशियां थी जो वृषण कोष के तापमान का नियमन करने में सहायक है, तो सीधा जवाब आएगा क्रीमास्टर मसल एंड डोर्टोस मसल, क्रीमास्टर मसल एंड डोर्टोस मसल। जल्दी से इतनी सी बात को नोट कर लीजिए, इतनी सी बात को नोट कर लीजिए, इतनी सी बात को नोट कर लीजिए। और ये कहते हो कि सर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया और मस्त मस्त 2 नैनों में चमक गया, चमक गया, चमक गया। तो फिर कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जल्दी से मुझे बता दे, जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो। बेटा रट्टा बिल्कुल नहीं मान रहा है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से देखना, है ना। बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट में मजा आएगा, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी, अगर रट्टा मारोगे तो फिर भूल जाओगे, घोच पोच हो जाएगी। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है? चले तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। यस, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब सवाल था, गुरुजी एक बात बताओ, क्या आपने बोला कि ये वृषण कोष है, इस वृषण कोष के अंदर ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये अपने पास टेस्टिस है, हाँ, और यहां पे बिल्कुल इस जगह पे यहां पे होता है पेनिस, बोला यस। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कैसा होता है? और अगर हम यहां से इस वृषण को, एक वृषण को निकाल के और फिर इसका अध्ययन करें तो वो कैसे पता चलेगा? तो बड़े ध्यान से देखना, मैं ये बात 3D डायग्राम में एक में दिखाता हूं, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना, बहुत इत्मीनान से देखना। ये 3D डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना मेरे पास है, ये संरचना मेरे पास है। इसको अपने बोल दिया ये है सीसन, ये मेरे पास है सीसन। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना मेरे पास वृषण है। तो आप देखिए, ये सीसन, ये वृषण कोष, और वृषण कोष में ये वृषण, ये वृषण कोष में ये रहे वृषण। और अगर हम वृषण को काट के देखेंगे तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देगा।
तो हमने बोला अगर यहां से इसको ऐसे काट के आप देखोगे तो ये अंदर से पूरा का पूरा नजारा कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यस, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यस, तो चले, अगर इतनी सी कहानी क्लियर है तो क्या अपन इतनी सी कहानी को पढ़े, हाथ से डायग्राम बना के फिर आगे की बात करें। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या हम आगे की बात करें? यस, बोला बिल्कुल सर, आगे बढ़िए, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। हम आपसे बात करते हैं कि सर एक वृषण जो था, वो वृषण जो था उसको बाहर निकालें और उसे काट के देखें तो वो कैसा दिखाई देगा। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना बच्चे। हमने एक वृषण जो था उस वृषण को बाहर निकाला, ये लो, हमने एक वृषण लिया और उस वृषण को बाहर निकाला, ये लो। चले, अब बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये बिल्कुल बीचों बीच जो आपको ये व्हाइट वाली संरचना जो दिखाई दे रही है, ये मेरे पास दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास वृषण है। बोला गुरुजी ठीक है। अब हर एक वृषण के चारों तरफ पाया जाता है सघन आवरण। क्या पाया जाता है? सघन आवरण। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये वृषण के चारों तरफ पाया जाने वाला सघन आवरण है। ये मेरे पास वृषण के चारों तरफ मिलने वाला ये वाला जो है ये सघन आवरण है। ये मेरे पास सघन आवरण है। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। सवाल में हमसे एक बात पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा? हमसे ये पूछा जाएगा कि सर आप हमें एक बात बताओ। हमने कहा कि क्या बात बताएं। बोला सर ये बताओ ये वृषण कैसा दिखाई दे रहा है। तो बताओ वृषण देखने में कैसा दिखाई दे रहा है? अंडे जैसा। कैसा दिखाई दे रहा है? अंडे जैसा। तो अगर कोई पूछे कि बताओ वृषण की संरचना कैसी है, तो आप याद करोगे सर संरचना जो है वो अंडाकार है। वृषण की संरचना कैसी है? हमने बोला वृषण की जो संरचना है वो संरचना कैसी है मेरे बच्चे? अंडाकार है, अंडाकार है। पूछेगा सर अगर कोई कहे कि आप हमें वृषण के साइज के बारे में बताइए, तो बेटा जब भी कोई वृषण के साइज के बारे में पूछे, इसकी लंबाई के बारे में पूछे कि लंबाई कितनी है, तो हमने कहा 4 से 5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। अगर कोई कहे कि आप इसकी चौड़ाई के बारे में बताइए, तो हमने बोला इसकी चौड़ाई जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। अब पूछेगा सर आपने बोला वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हमने कहा कहां पर? उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस नलिकाएं। यस, तो हमने बोला कि अगर कोई कहे वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, तो हमने बोला जब भी कोई कहे बताओ वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन है, तो हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यही वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यही वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यस, इतनी सी बात को नोट करें, इतनी सी बात को
नोट करें इतनी सी बात को, नोट करें इतनी सी बात को, नोट करें। यस, इतनी सी बात को नोट करें मेरे लाडलो, जल्दी से इतनी सी बात को नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। यस, अब भाई साहब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये तो बात कर ली कि वृषण की क्या कहानी है, इसका संरचना कैसी होती है, इसका साइज कैसे होता है, ये बात तो हमने कर ली। अब सर एक बात बताओ, हमने कहा पूछो सर, अगर हम इस वृषण को ऐसे काट ले, बिल्कुल तरबूज की तरह काट ले, तो ये अंदर से कैसा दिखाई देगा? इसकी आंतरिक संरचना जो है, वो आंतरिक संरचना हमें कैसी दिखाई देगी, आप उस बारे में हमें बताओ। तो बता दूं क्या? जल्दी बोलो। यस, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर चैटिंग बंद कर दो, ये फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं, डॉक्टर बनेंगे, अब डॉक्टर बनने वाले हैं तो उनमें थोड़ी बहुत तो मैच्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर को तो सब चीजों की सलीके से पढ़ाई करनी होगी। तो ये हर आदमी के अपने करैक्टर को डिफाइन करता है कि वो कितना समझदार है, किस चीज को किस हिसाब से समझता है ना। अब ये भाई साहब डॉक्टर बनने वाले हैं और हरकतें कर रहे हैं सड़क छाप चिंधी चोरों जैसी, तो इसमें बेटा आप लोगों की कोई गलती नहीं है। बीइंग ए टीचर, मुझे मेरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाना है, तो मेरे लिए तो ये नॉर्मल बात है। ये शायद इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए नॉर्मल बात है, क्योंकि मैं तो हर साल ये पढ़ाता हूं, हर साल में 5-5 बार ये चीजें पढ़ाता हूं, है ना। तो मेरे लिए नॉर्मल बात है, इनको नहीं पता उसमें क्या मतलब अलग सी फीलिंग्स आ रही है ना। तो हो सकता है आपको, कई लोगों को कुछ अलग सी फीलिंग्स आ रही हो, है ना, उनको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, कुछ लोगों को एकदम चरम शांति की प्राप्ति हो रही हो। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि जब चैटिंग में कोई भी वर्ड लिखे तो थोड़ा सा सोच समझ के लिखे। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर के बड़े, कोई किसी के बड़े भाई, किसी की बड़ी बहन, किसी के मम्मी, किसी के पापा, शायद वो भी कई बार क्लास में बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके साथ बैठ जाते हैं, है ना। तो वो मम्मी पापा क्या समझेगा कि यार इंडिया में कैसे कैसे लोग हैं, कितने मतलब बेशरम बच्चे हैं, ये बच्चे क्या डॉक्टर बनना डिजर्व करते हैं, है ना। तो बेटा आपकी भी ड्यूटी बनती है कि किसी दूसरे के मम्मी पापा के सामने, है ना, ऐसा माहौल क्रिएट ना किया जाए कि भाई साहब उनमें मम्मी पापा को और उस बच्चे को शर्मिंदगी महसूस हो, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि इन सब चीजों को आप समझदार हैं, मैच्योर है, इन सब बातों को समझेंगे, है ना। ये कोई नई बात नहीं है। अगर कोई छोटा भाई बहन अगर आपसे सवाल पूछेगा, आपके भी तो किसी के छोटे भाई, किसी के छोटी बहन, किसी का बड़ा भाई बड़ी बहन, वो साइंस बैकग्राउंड का होगा, वो सब इन सब चीजों को पढ़ के गए, है ना। तो वो भी कभी आके, मान लीजिए छोटा भाई या छोटी बहन अगर उन्होंने कहा कि भैया दीदी मेरे को ये बताओ, आपको वो टॉपिक समझाना पड़ेगा। तो फिर अगर आपकी इतनी ओछी सोच होगी, इतनी ओछी मानसिकता होगी, तो फिर आप छोटे भाई और बहन को कोई अच्छी चीज कैसे बता पाएंगे, कोई टॉपिक कैसे पढ़ा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे और एक डेकोरम है वो मेंटेन रखेंगे। मैं चाहूं तो चैटिंग बंद भी कर सकता हूं, मेरे कोई लोड की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं कई सारे बच्चे कई बार बोलते भी हैं कि सर आप चैटिंग बंद कर दीजिए, चैटिंग बंद कर दीजिए। फिर मेरे को मैसेज भी करते हैं, सर बहुत सारे लोग कर देते हैं, आप क्यों नहीं करते। मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे लगता है ये चैटिंग ही तो हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन का एक जरिया है। अगर मैंने चैटिंग बंद कर दी तो चैटिंग बंद करने के बाद ये लाइव लेक्चर बचेगा नहीं बेटा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर बन जाएगा। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूं, आप मेरे से नेट 20 लेक्चर रिकॉर्ड करवा के ले लो, अगले 20 लेक्चर में आपका सिलेबस खत्म है। कोई मेरे को माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। मैं 20 लेक्चर में पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करके दे दूंगा। लास्ट से लास्ट, जनवरी के लास्ट तक आप मेरे सिलेबस पूरा करवा के ले लो, चलो ये प्रॉमिस कर लो। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम बातें करते हुए, आराम से खेलते कूदते, कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। यस, और आप इस बात का बेहद ध्यान रखेंगे कि यार हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना है। कोई भी उल्टी सीधी बात आप चैटिंग में लिखोगे, बैच मैनेजर सर को पता चल गया, वो आपको परमानेंट ब्लॉक कर देगा। परमानेंट ब्लॉक कर देगा तो भाई साहब कभी काम की चीज भी नहीं पूछ पाओगे, या वो परमानेंट क्लास से बंद कर देगा तो फिर कभी क्लास ही नहीं ले पाओगे।
तो अपने को ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि हर चीज की एक लाइन होती है, तो हमें यह पता रहना चाहिए कि हमें उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। बस ये एक जरूरी बात है। जिस इंसान को ये पता हो गया कि ये मेरी और पापा के बीच की लाइन है, मुझे ये क्रॉस नहीं करनी, ये मेरी बड़े भाई के साथ लाइन है, ये क्रॉस नहीं करनी, ये मेरी छोटे भाई के साथ लाइन है, ये क्रॉस नहीं करनी, ये बड़ी बहन के साथ लाइन है, ये क्रॉस नहीं करनी, ये छोटे बहन के साथ मेरी लाइन है, वो क्रॉस नहीं करनी, उसको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसे अपनी सरकमटेंसेस का पता है कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे मुझे किस लाइन तक अपनी लिमिट है, वो मुझे पता है कि किन परिस्थितियों में किस लेवल तक की बात कर सकता हूं, किसके साथ कर सकता हूं, उसकी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है मेरे लाडलो, तो बाकी आप समझदार हो। चैट में अभी के लिए कोई बंद नहीं करूंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझदार हैं, मैच्योर बच्चे हैं, और आप में से अधिकांश बच्चे तो गांव के बच्चे हैं। और यार हम गांव के बच्चे तो इतने समझदार होते हैं कि अपने से कोई बड़ा भाई बहन कभी कोई भी जा रहा होगा तो हम सलीके से भाई सब चुप हो जाते हैं। कोई गलत वर्ड भी मुंह से निकलना होता है तो हम कहते हैं भाई इनको जाने दे, फिर बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप उस बात को समझेंगे, है ना। चलिए मेरे दोस्तों, आप पहले ये बताइए, इतनी सी बात नोट हो गई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस, जल्दी से और मुझे बता दीजिए हाउ इज द जोश, है ना। पढ़ाई में जोश दिखना चाहिए यार, वो मजा आना चाहिए। यस, है ना। जितने अपन फालतू की चीजों में कमेंट करते हैं, अगर पढ़ाई की उतनी बाउंडर कमेंट करो ना तो दिल एकदम गार्डन हो जाए यार। और मेडिकल कॉलेज में भाई अगर अभी इन्हीं चीजों से आप डाइवर्ट हो गए तो मेडिकल कॉलेज में तो और जबरदस्त तरीके से आप पढ़ाई, है ना, तो वहां तक जाइए, है ना। अब जो आदमी केवल किनारे पर रह जाता है ना, तो किनारे पर तो उसे कीचड़ ही मिलेगा, कीचड़ मिलेगा, गंदगी मिलेगी। अगर वो चाहता है कि उसे साफ पानी मिले तो उसे बिल्कुल नदी के बीच तक जाना पड़ता है। जब वो बीच में जाएगा तभी उसको एहसास होगा कि हां वहां पे जाके तैर सकते हैं, वहां पे जाके अच्छी चीजें मिलेंगी। यस, तो चलो अब हम क्या काम करते हैं। ये वृषण है, इस वृषण को ऐसे काटते हैं और फिर अध्ययन करते हैं इस वृषण की आंतरिक संरचना कैसी है। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, हमारी हेडिंग ही यही है, वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। ये मेरे पास जो है हम बात कर रहे हैं वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। दोस्तों हमने बोला था कि मान लीजिए अपने पास ये कोई वृषण है, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। हमने अभी माना था कि अपने पास ये जो दिखाई दे रहा है ये अपने पास वृषण है, अपने पास ये जो दिखाई दे रहा है ये अपने पास वृषण है। यस, बोला गुरुजी, ठीक है। हमने आपको बताया था कि ये जो अपने पास दिखाई दे रहा है, ये अपने पास जो दिखाई दे रहा है, ये अपने पास जो दिखाई दे रहा है, ये अपने पास वृषण है। और हमने क्या देखा कि ये जो वृषण है, इस वृषण में बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। यस, ये जो वृषण, इसमें बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। हमने बोला ये बीचों बीच एक सेप्टम है। इस सेप्टम की वजह से, इस पट की वजह से वृषण दो भागों में बट गया। ये वाली जो है इसको अपन बोलते हैं पृष्ठ सतह, इसको अपन बोलते हैं पृष्ठ सतह। ये वाली जो है इसको अपन बोलते हैं अधर सतह। ये वाली जो है इसको अपन बोलते हैं अधर सतह। बोला सर ठीक है, दो भागों में बट गया। एक को बोल दिया पृष्ठ सतह, दूसरी को बोल दिया अधर सतह। एक को बोल दिया पृष्ठ सतह, दूसरी को बोल दिया अधर सतह, दूसरी को बोल दिया अधर सतह। बोला सब ठीक बात है। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हमने बोला ये रही अधर सतह, ये रही पृष्ठ सतह, ये रही अधर सतह, ये रही पृष्ठ सतह। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हम एक एक करके बात करते हैं। हमने क्या देखा कि अगर इस वृषण को देखोगे तो इस वृषण की अधर सतह पर ये एक आवरण पाया जाता है। ये क्या पाया गया? एक आवरण पाया गया। कौन सी सतह पर पाया गया मेरे बच्चे? हमने बोला ये आवरण जो है ये अधर सतह पर एक आवरण पाया गया। ये लो,
ये वृषण की अधर सतह पर एक आवरण पाया गया। ये जो आवरण था ये कितनी परतों से बना हुआ दिखाई दिया? 2 परतों से। ये केवल और केवल अधर सतह की तरफ है, पृष्ठ सतह की तरफ नहीं है। तो बताओ ये जो आवरण है ये 2 परतों का बना हुआ आवरण है, ये अपूर्ण आवरण हुआ कि पूर्ण आवरण हुआ? इनकंप्लीट आवरण हुआ कि कंप्लीट आवरण हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अपूर्ण आवरण हुआ कि पूर्ण आवरण हुआ? कंप्लीट आवरण हुआ कि अपूर्ण आवरण हुआ कि पूर्ण हुआ? कंप्लीट हुआ कि इनकंप्लीट हुआ? जल्दी बताओ। 2 परतों का बना हुआ है सर, अपूर्ण है, अपूर्ण है, अपूर्ण है। यस, इस अपूर्ण आवरण को जो 2 परतों का बना हुआ है इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसी को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। बोला सर ठीक बात है। हमने एक चीज और देखी। क्या देखा? हमने देखा कि यहां पर देखो इस टेस्टिस के अंदर से 2 कक्ष है, एक कक्ष अधर सतह की तरफ और एक कक्ष पृष्ठ सतह की तरफ। ये अधर सतह की तरफ जो कक्ष है ये तो है बड़े आकार का और ये है छोटे आकार का। जो अधर सतह की तरफ कक्ष है वो है बड़े आकार का, जो पृष्ठ सतह की तरफ का कक्ष है वो अपने पास है छोटे आकार का। यस, हमने बोला यहां पर आपको 2 कक्ष दिखाई दे रहे हैं, 2 कक्ष दिखाई दे रहे हैं। यस, ये देखो 2 कक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये अधर सतह का कक्ष था, ये पृष्ठ सतह का कक्ष था। अब बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। ये अधर सतह का जो कक्ष है ये छोटे 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 चैंबर्स में डिवाइडेड होता है। ये छोटे छोटे चैंबर्स में डिवाइडेड होता है और यहां पर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे जो आपको चैंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे ये जो चैंबर्स आप दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं अपन टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इन्हें बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। तो जब भी बोले बताओ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है वो वृषण की पृष्ठ सतह की तरफ पाए जाते। बेटा लोब्स नहीं लोब्यूल्स, लोब्स नहीं लोब्यूल्स, दोनों अलग अलग बात है। लोब्स नहीं लोब्यूल्स, लोब्स नहीं लोब्यूल्स, लोब्यूल्स लोब्यूल्स जिसको बोलते हैं वृषण पालिका, जिनको बोलते हैं वृषण पालिका। लोब्यूल्स जिनको बोलते हैं वृषण पालिका, वृषण पालिका, वृषण पालिका। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इन्हीं को तो हिंदी में बोलते हैं वृषण पालिका। इसी को तो हिंदी में बोलते हैं वृषण पालिका, लोब नहीं लोब्यूल्स। तो ये जो लोब्यूल्स पाए जाते हैं ये किधर पाए जाते हैं? अधर सतह पर पाए जाते हैं। अब पूछेगा सर आपने बताया था कि वृषण के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। हमने कहा तो अधर सतह पर पाया जाने वाला ये जो अपूर्ण आवरण है, इस अपूर्ण आवरण को अपन क्या बोल के चलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। मैं लिख देता हूं अपूर्ण आवरण। ये मेरे पास है, ये अपने पास है अपूर्ण आवरण। बोला साहब ठीक है। यहां पर देखो दूसरा मेरे पास अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है सफेद रंग वाला आवरण, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और देखो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया पूरे के पूरे टेस्टिस के चारों तरफ है। मतलब यहां पर देखना ये मेरे पास जो है ये मेरे पास है पूर्ण आवरण, पूर्ण आवरण। यहां पर देखो आपको ये लाल रंग का आवरण दिखाई दे रहा है। यस, इसी को बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका
ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। बेटा ट्यूनिका वेस्कुलोसा आवरण इसको इसलिए बोला कि इसमें रक्त परिसंचरण पाया जाता है। यह अत्यधिक संवहनीय है क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियां उपस्थित है, रक्त वाहिनियां उपस्थित है, इसमें रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स उपस्थित, इसमें ब्लड वेसल्स वो क्या है उपस्थित, इसमें रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है। तो जब भी बोले कि बताओ वृषण के चारों तरफ कितने आवरण, तो आप कहोगे 3 आवरण ये मेरे पास है। ये तीनों के तीनों, इन्हीं को बोलते हैं वृषण के आवरण। ये मेरे पास वृषण के आवरण है, ये मेरे पास वृषण के आवरण है, ये मेरे पास वृषण के आवरण है, ये मेरे पास वृषण के आवरण है। यस, ये मेरे पास वृषण के आवरण है। यस, ये मेरे पास वृषण के आवरण है। यस, इतनी सी बात को नोट करें, पहले इतनी सी बात को मेरे लाडलो नोट करो, नोट करो, नोट करो। यस, अब बड़े ध्यान से देखना, पूछेगा सर अगर हम आपने बोला कि वृषण के 2 भाग है, ये पृष्ठ सतह या अधर सतह है, अधर सतह का भाग जो होता है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल वृषण पालिकाओं में बटा हुआ होता है। मैंने कहा हां, तो क्या अपन बात कर सकते हैं कि इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, इस पृष्ठ सतह का ये जो कक्ष है इस कक्ष के अंदर क्या होता है। हमने कहा जी बिल्कुल हम ये बात कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। यस, ये लो भाई साहब, हमने मान लिया मेरे लाडले ये अपने पास वृषण है, हमने माना कि ये हमारे पास वृषण है और इस वृषण में अपन ने देखा कि ये मेरे पास वृषण जो था ये 2 कक्षों में बट गया। ये लो वृषण 2 कक्षों में बट गया। हमने बोला इस वृषण के अंदर कई सारे चैम्बर पाए गए हैं, ये लिख दिया। हमने बोला कि वृषण के अंदर चैम्बर पाए गए हैं। यस, हमने बोला ये खूब सारे यहां पर चैम्बर पाए गए हैं, ये खूब सारे यहां पर चैम्बर पाए गए हैं। यस, यस, बोला गुरुजी ठीक है। ये हमने बोला ये कौन सी सतह है, आप कहोगे इधर वाली मेरे पास पृष्ठ सतह है, ये वाली कौन सी सतह है, हमने बोला इधर वाली मेरे पास अधर सतह है। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, हमने आपको क्या बताया कि ये जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं, यस, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये एग्जैक्टली में यही मेरे पास वो चैम्बर है, यही मेरे पास वो चैम्बर है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। इन्हीं को ही तो अपन बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इन्हीं को तो अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं।
अगर कोई कहे कि बताओ इन टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी है, तो अगर कोई पूछे कि आप हमें इनकी संख्या बताओ, तो याद रखना एक टेस्टिस में इनकी संख्या लगभग होती है 250 प्रत्येक टेस्टिस में। यस, इनकी संख्या कितनी है? 250 प्रत्येक टेस्टिस में। जब भी बोले इनकी संख्या कितनी है, हमने बोला इनकी संख्या लगभग 250 होती है प्रत्येक टेस्टिस में। बोला गुरुजी ठीक है, लेकिन सर एक छोटी सी बात बताओ। हमने कहा हाँ सर, आप हमें बताओ कि इनके अंदर यहां पर हर एक लोब्यूल में ये अत्यधिक कुंडलित संरचनाएं दिखाई दे रही है। यस, हमने कहा हाँ, यहां पर देखो, यहां पर देखो, चले अब देखो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखिए। इस हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये संरचना आपको दिखाई दे रही होगी जो अत्यधिक कुंडलित संरचना है। बोला हाँ, ये जो अत्यधिक कुंडलित संरचना दिखाई दे रही है बेटा, इसी को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। याद करो, यही तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी जो कि वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो अगर कोई कहे कि बताओ वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो आप कहोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां स्थित होती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में। पूछेगा सर एक लोब्यूल में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है? बेटा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कम से कम एक और मैक्सिमम 3, कम से कम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और मैक्सिमम 3। तो जब भी बोले बताओ एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, तो मैंने बोला प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। तो जब भी बोले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर, हमने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। बताओ एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? आप कहोगे सर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब बताओ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, देखो ये अत्यधिक कुंडलित है कि नहीं है? आप कहोगे हां। तो पहली बात इसमें याद रखना, ये मेरे पास है अत्यधिक कुंडलित नलिका। ये अत्यधिक कुंडलित नलिका है। कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पूछेगा गुरुजी आप ये बताओ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, जो अत्यधिक कुंडलित नलिका है, इसका रंग कैसा होता है? तो याद रखना इनका रंग जो होता है वो होता है पीला। जी हां, और मैंने यहां पे बनाई भी पीले रंग की है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वास्तविकता में भी रंग कैसा होता है? पीला। अब पूछेगा गुरुजी, हमने कहा हाँ बेटा गुल्लू। तो गुल्लू ने पूछा कि सर आप मुझे ये बताओ, आपने बोला था वृषण जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वहां पे हार्मोन भी बनता है, वहां पर हार्मोन भी बनता है, और वो जगह थी जहां पर शुक्राणु का निर्माण भी होता है। तो बताओ शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? हमने बोला शुक्राणु का निर्माण ये पीले रंग की नलिका जो बना रखी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो बना रखी है, इनके अंदर होता है। तो जब भी बोले बताओ शुक्राणु के निर्माण का स्थल, हमने बोला वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हमने बोला ये शुक्राणु
शुक्राणुओं के निर्माण का स्थल है, निर्माण का स्थल है। तो जब भी बोले कि ये क्या है, हमने बोला ये शुक्राणुओं के निर्माण का स्थल है। कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये शुक्राणुओं के निर्माण का स्थल है। पूछेगा सर ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल बच्चे यहां पे पूछ लेते हैं। बोला छोटा सा सवाल क्या था बेटा? आप देख रहे होंगे इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही होगी। यस, यहां पे देखो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये खाली जगह दिखाई दे रही होगी। क्या आपको इन पीले रंग की नलिकाओं के बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है? यस, खाली जगह दिखाई दे रही है। क्या इन नलिकाओं के बीच में ये खाली जगह दिखाई दे रही है? जल्दी बोलो, खाली जगह दिखाई दे रही है? जल्दी बोलो यस, जल्दी बोलो। क्या आपको खाली जगह दिखाई दे रही है? जल्दी बोलो यस। बोला हां जी। सर खाली जगह दिखाई दे रही है। तो बेटा इन नलिकाओं के बीच में जो खाली जगह है इसे बोलते हैं अंतराली अवकाश। क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश। इसको अपन बोलते हैं अंतराली, इसको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं अंतराली अवकाश। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? इस खाली जगह को बोलते हैं अंतराली अवकाश। दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी को बोलते हैं अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराली अवकाश। अब तुम पहले मेरे को यह बताओ, क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? यस। क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? यस। बोला हां। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, यहां पर दिखाई दे रही होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब एक चैम्बर की ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये जाके इस सीधी सी गुलाबी रंग की इस सीधी नलिका में खुलती है। यस। अब एक चैम्बर की ये जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जाके इस गुलाबी रंग की इस सीधी सी नलिका में खुलती है। बोला यस। तो सवाल था कि सर ये गुलाबी रंग की जो नलिका जिसमें ये सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुल रही है, इस गुलाबी रंग की नलिका जिसमें जाके ये सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुल रही है, इस गुलाबी रंग की नलिका को क्या बोलते हैं? बेटा ये जो गुलाबी रंग की नलिका है इसे अपन बोलते हैं ट्यूब्यूली इसको बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। इसको अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। इसको बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। अब भाई हिंदी को छोड़ो, इंग्लिश में लिख देता हूं, बड़े ध्यान से रखना, ट्यूब्यूली रेक्टाई। इसको अपन ट्यूब्यूली रेक्टाई बोलते हैं। अब ट्यूब्यूली रेक्टाई को देखो, ये एक बहुत छोटी सी नलिका है और एकदम कैसी है? सीधी नलिका। तो जब भी कोई पूछे ट्यूब्यूली रेक्टाई क्या है, हमने बोला छोटी तथा सीधी नलिका। ये अपने पास क्या है? छोटी तथा सीधी नलिका। ये अपने पास है 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 छोटी तथा सीधी नलिका। चले भैया, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना।
अब पूछेगा गुरुजी ये जो छोटी छोटी सीधी सीधी नलिका है इसने क्या काम किया? बेटा ये सारी की सारी छोटी सीधी नलिका यहां से निकली, येलो येलो येलो, ये जाके और यहां पे मिलता है नलिकाओं का जाल। क्या मिलता है? नलिकाओं का जाल। देखो ये जो दिखाई दिया ये मेरे पास नलिकाओं का जाल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बोला हां। ये जो हरे रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ये मेरे पास है नलिकाओं का जाल और इसी को बोलते हैं रेटियोटेस्टिस। ये नलिकाओं का जाल है, इसे बोलते हैं रेटियोटेस्टिस, दैट इज वृषण जालक। इसी को बोलते हैं रेटियोटेस्टिस, दैट इज वृषण जालक। तो जब भी कोई कहे वृषण जालक का मतलब, मैंने बोला ये वृषण जालक का मतलब ये क्या है? नलिकाओं का जाल है। ये अपने पास क्या है? हमने बोला ये अपने पास है नलिकाओं का जाल है, जाल है। तो हमने बोला ट्यूबुलर रेक्टाई कहां जाके खुली? हमने बोला पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ चैम्बर में जो रेटियोटेस्टिस था उस रेटियोटेस्टिस में जाके खुली। बोला सर ठीक है, अब क्या बात थी? हमने एक चीज और नोट करी मेरे बच्चा। बोला सर क्या नोट किया? हमने ये चीज देखा कि ये जो मेरे पास वृषण है, इस वृषण की पृष्ठ सतह पर ही, इसकी पृष्ठ सतह पर मतलब ये वाली सतह, पृष्ठ की अधर सतह की पृष्ठ सतह पर, जल्दी जवाब दो, अधिवृषण कहां पाया जाता है? वृषण की अधर सतह पर की पृष्ठ सतह पर। यस, जल्दी बोलो यस, पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। अब हमने बोला इस रेटियोटेस्टिस से कुछ नली